जो कि रेगुलर लैंग्वेज थी, नॉन रेगुलर लैंग्वेज, और वो भी बेस्ड ऑन CFG थी। तो इस तरह की लैंग्वेजेस के बारे में हमने बात कर ली और हमने कहा कि हाँ, ये बात ठीक है कि जो रेगुलर लैंग्वेज है वो ऑलवेज डिसाइडेबल है, हमने देख लिया। और जो CFG लैंग्वेज है वो जो है वो डिसाइडेबल है, और कुछ पार्ट उसका जो है वो नॉन डिसाइडेबल है। जैसे मिसाल के तौर पे दो CFG सेम टोकन को एक्सेप्ट करेगा, वो नॉन डिसाइडेबल प्रॉब्लम के अंदर आता है। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम आगे मूव ऑन हो तो कहता यह है कि हमारे पास जो ट्यूरिंग मशीन है उसको भी सिमुलेट करें। तो ट्यूरिंग मशीन को सिमुलेट करने के बाद ये बताना कि ये ट्यूरिंग मशीन जो है वो डिसाइडेबल है या फिर रिकॉग्नाइजेबल है। तो यानी क्या मतलब है इस बारे में कि हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक मशीन है जिसको हम ट्यूरिंग मशीन कह रहे हैं, और इस ट्यूरिंग मशीन के थ्रू हम एक और ट्यूरिंग मशीन को ही सिमुलेट कर रहे हैं अंदर, और इसकी कुछ इनपुट्स हैं, ठीक है, जो इसको इनपुट्स दे रहे हैं, चाहे कोई कैरेक्टर हो या नहीं हो। तो जो इनपुट है वो बेसिकली ट्यूरिंग मशीन है, हम इसको दे रहे हैं, और जो यहाँ पर स्ट्रिंग है वो W है। इस बेसिस पे जो ट्यूरिंग मशीन आप सिमुलेट कर रहे हैं, बताना ये है कि ये एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा, यानी ये डिसाइडेबल है, या फिर ये लूप में भी फंस जाएगा कि ये डिसाइडेबल नहीं है। यानी मिसाल के तौर पे जो आपके पास आउटर ट्यूरिंग मशीन है, क्या इसके पास ये पावर है कि वो इनर ट्यूरिंग मशीन जो कि आपने रिसीव की है, मिसाल के तौर पे जो इनर ट्यूरिंग मशीन है, ये ट्यूरिंग मशीन एक ऐसी ट्यूरिंग मशीन है जो कि ऐसी लैंग्वेज के लिए बनाई गई जो बेसिकली लूप में स्टक हो सकता है, यानी ये रिकॉग्नाइजेबल ट्यूरिंग मशीन है। अब आपने एक रिकॉग्नाइजेबल ट्यूरिंग मशीन को एज ए इनपुट लिया और अपने मेन ट्यूरिंग मशीन से उसको सिमुलेट किया। क्या आपके पास ये पावर है कि, यानी आपके पास ये कोई ऐसी टेक्निक है कि आप इस रिकॉग्नाइजेबल ट्यूरिंग मशीन के लिए अपनी ट्यूरिंग मशीन जो सिमुलेट कर रहे हैं वो बेसिकली एक्सेप्ट के लिए एक्सेप्ट, रिजेक्ट के लिए रिजेक्ट, और लूप के लिए भी रिजेक्ट का वर्ड यूज कर ले। तो अच्छा, आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? ये आवाज आ रही है आपको मेरी, या टूट टूट के आ रही है? जी सर, आ रही है सर। आ रही है। ठीक है। ये वो एक स्टूडेंट पूछ रहे थे कि आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है, थैंक यू। अच्छा जनाब, तो ये क्या आपके पास ये पावर है कि आप एक ऐसी ट्यूरिंग मशीन जनरेट कर दें जो आपके एक्सेप्ट को एक्सेप्ट, रिजेक्ट को रिजेक्ट, और लूप को भी रिजेक्ट में मार्क कर दें? या फिर हम, सर हाँ बोलिए, के लूप आ गया है। हम ये डिटेक्ट कर लें कि ये लूप आ गया है? क्या ऐसा कोई पॉसिबल है कि हम ये डिटेक्ट कर सकें कि अब आपके सिस्टम के अंदर जो है वो लूप जनरेट हो गया? ठीक है ना? तो सर लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि मेरा सोल्यूशन हो सकता है एक काउंटेबल लेकिन बहुत बड़ी इटरेशंस के बाद अवेलेबल हो। लेकिन अगर काउंटेबल है और बहुत बड़ी इटरेशन के बाद हो तो वो तो डिसाइडेबल कैटेगरी में आता है, यानी आज नहीं तो कल नहीं तो सदियों के बाद तो आंसर आना ही आना है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम मैं ये कहना हम चाहता। हम ये कहते हैं कि आपका आंसर जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता उस प्रॉब्लम में जिसको आप ढूंढ रहे हैं, तो फिर यकीनन आप एक लूप में फंसे रहेंगे और आप जिंदगी भर ढूंढते रहेंगे। क्या इस चीज़ को आपकी मेन ट्यूरिंग मशीन रिकग्नाइज कर सकेगी? सवाल यहाँ पे ये है, क्या ये बात बता सकेगा कि भाई आपने जो ट्यूरिंग मशीन दी है वो लूप में, मतलब इसकी वजह से ये खुद भी लूप में ना फंस जाए, तो लेकिन उस लूप को डिटेक्ट करके वो रिजेक्शन में डाल दें, यानी डायरेक्ट लूप इज अ रिजेक्शन कंडीशन कि वो तो है ही नहीं आपके पास। तो ये एक क्वेश्चन है जो कि एक बड़ा ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो सबसे पहली बात तो याद रखिएगा कि ऐसी ट्यूरिंग मशीन जो किसी ट्यूरिंग मशीन को बनाने की सलाहियत रखती है यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन कहलाती है, ठीक है। यानी वेन एवर यू विल इम्प्लीमेंट एनी ट्यूरिंग मशीन, आप एक ऐसी ट्यूरिंग मशीन इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जो किसी ट्यूरिंग मशीन को ही सिमुलेट कर रहा हो, उसको हम यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन कहते हैं। ये बात तो हमारे, और टोटल ट्यूरिंग मशीन किसे कहते हैं? एक वर्ड हमने यूज किया था टोटल ट्यूरिंग मशीन, डिसाइडेबल ट्यूरिंग मशीन को कहते हैं, जिसके पास ये पावर हो कि वो ये बता सके कि आप जो हैं वो
एक्सेप्ट या रिजेक्ट होंगे। अच्छा, इसके यूनिवर्सल कहने का मकसद भी यही है कि हम अपने इस ट्यूरिंग मशीन से ये बात नहीं डिटेक्ट कर सकते कि इनर ट्यूरिंग मशीन के अंदर लूप है या नहीं, तो इसलिए एक डिफ़िकल्ट टास्क है ये, तो हम इसको यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन का नाम दे रहे हैं। कहता है कि ए टी एम एक टी एम है और एम एक मशीन है जो कि ट्यूरिंग मशीन है, एक डब्ल्यू एक स्ट्रिंग है। एम इज़ अ ट्यूरिंग मशीन एंड एम एक्सेप्ट डब्ल्यू इज ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल। देखिए डिसाइडेबल नहीं लिखा हुआ, ये एक ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल लैंग्वेज है। तो कहता है गिविंग द डिस्क्रिप्शन of the Turing machine and some inputs can be determined whether the machine accepted, यानी हम क्या ये बता सकते हैं, हाँ अगर वो वर्ड इसमें एक्सेप्ट हो रहा है तो हम बता सकते हैं कि ये एक्सेप्ट है, लेकिन रिजेक्ट हो रहा है तब भी हम बता सकते हैं रिजेक्ट है, लेकिन लूप में हम फंसेंगे। तो जस्ट सिमुलेट रन द ट्यूरिंग मशीन ऑन इनपुट, आप बस उस इनपुट के लिए उसको सिमुलेट करना शुरू करें। अब वो कहता है ये होगा कंडीशन यूनिवर्सल में कि आवर एल्गोरिथम विल हॉल्ट एंड एक्सेप्ट, हमारा एल्गोरिथम जो है वो हॉल्ट होगा और एक्सेप्ट करेगा। आवर एल्गोरिथम विल हॉल्ट एंड रिजेक्ट, हॉल्ट होगा और रिजेक्ट करेगा। एंड आवर एल्गोरिथम विल नॉट हॉल्ट, और हमारा एल्गोरिथम जो है वो हॉल्ट नहीं होगा अगर वो लूप की कंडीशन में आ जाए। सो इट इज़ नॉट डिसाइडेबल। तो स्टिल हम यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन बना के भी डिसाइडेबल कंडीशन के अंदर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते। तो अभी इस बात को प्रूफ करना है हमें, यहाँ मतलब जो बात आगे चल रही है, ठीक है, हम इसको इस बात को प्रूफ करना चाहेंगे बाद में कि हम एक ट्यूरिंग मशीन जो डिज़ाइन कर रहे हैं यहाँ पे, जो एक ट्यूरिंग मशीन को ही बेसिकली सिमुलेट करेगा। अब आप इससे जाहिर क्या होता है, मैं इस स्लाइड से आगे पहले ये बताना चाहता हूँ कि इसका मतलब ये है कि आपके पास बहुत सारी लैंग्वेज, यानी ट्यूरिंग मशीन ऐसी है कि बहुत सारी लैंग्वेज उसको सिमुलेट नहीं, डिसाइडेबल फॉर्मेट में सिमुलेट नहीं कर सकता, उसको वो लूप में फंस जाएगा। तो वो कहता ही है कि आपके पास ऐसी ट्यूरिंग मशीन एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसका मतलब ये हुआ, यानी एक जर्नल मायने ये ले रहा है कि आपके पास लैंग्वेज की तादाद बहुत ज़्यादा है और ट्यूरिंग मशीन थोड़े हैं, जिसकी वजह से कुछ लैंग्वेजेस ऐसे हैं जो ट्यूरिंग मशीन से डिसाइडेबल फॉर्मेट में, बहुत सारे तो हो जाएंगे डिसाइडेबल फॉर्मेट, लेकिन कुछ ऐसे हैं, ये ट्यूरिंग मशीन है मिसाल के तौर पे और ये लैंग्वेजेस है, तो बहुत सारी लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो किसी भी ट्यूरिंग मशीन से डिसाइडेबल फॉर्मेट में सिमुलेट नहीं हो सकेंगी। ये बात आपको प्रूफ करनी होगी कि भाई ये बात हमें प्रूफ करके बताएं कि वाकई ऐसा एग्जिस्ट करता है। खैर अभी तो जनरल बात कर रहे हैं कि ऑन इनपुट एम कॉमर डब्ल्यू, हमारी ट्यूरिंग मशीन और डब्ल्यू, वेयर एम इज अ ट्यूरिंग मशीन, डब्ल्यू इज अ स्ट्रिंग, सिमुलेट एम ऑन डब्ल्यू if m ever enters in accept state, except if m is enter reject or reject state। ये तो आम सी बात है जो हम करते आ रहे हैं। m अगर एक्सेप्ट हो रहा है तो एक्सेप्ट स्टेट, m इधर रिजेक्ट हो रहा है तो रिजेक्ट स्टेट, हमारी ट्यूरिंग मशीन भी यही करेगी। दिस मशीन लूप्स ऑन इनपुट w if m loops on w, which is why this machine does not decide atm। अब अगर वो W जो है लूप में फंस गया तो हमारी मशीन जो हमने बनाई हुई है यूनिवर्सल मशीन, क्या वो इसको डिसाइड कर सकेगी कि ये लूप में है। इफ द एल्गोरिथम हैड सम वे टू डिटरमाइन दैट M वाज नॉट हॉल्टिंग ऑन W, इट कुड रिजेक्ट, यानी हम क्या ही कर सकेंगे कि भाई कि ये हॉल्ट नहीं होने जा रहा है, ना रिजेक्ट ना एक्सेप्ट, तो हम उसको रिजेक्ट कंडीशन में भेज दें। हैंस ATM इज सम टाइम कॉल्ड अ हॉल्टिंग प्रॉब्लम। तो इस वजह से हम ATM को, यानी जो हमारी ट्यूरिंग मशीन के थ्रू ट्यूरिंग मशीन इस हॉल्टिंग प्रॉब्लम कहते हैं। यानी हॉल्टिंग प्रॉब्लम का मतलब ये है कि आप इसको हॉल्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो जाहिर है अभी तक तो ये मशीन नहीं एग्जिस्ट करती यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन। M द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मशीन TM, W इज अ इनपुट और एक्शन क्या, सिमुलेट M, बिहेव जस्ट लाइक M वुड बी, मे बी एक्सेप्ट रिजेक्ट, देखें लूप को हटाया नहीं, यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन बना रहे हैं, सारी चीज़ें सेम है। एक्शन क्या है, आप नहीं कह रहे कि एक्सेप्ट और रिजेक्ट होगा, बल्कि आप कह रहे हैं कि लूप भी हो सकता है। स्टिल यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन जो है वो लूप भी एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब ये है कि आप ये जहन में नशीन कर लीजिए कि हम इस वक्त इस कंडीशन में फंसे हुए हैं जिसको हॉल्टिंग प्रॉब्लम कह रहे हैं, कि अगर हमारी ये मशीन लूप में है, एक्सेप्ट और रिजेक्ट है, तो हम भी आउटपुट में इसी तरह के 3 रिजल्ट ही दे सकेंगे जो हमारी मेन ट्यूरिंग मशीन दे रही है, जिसको यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन कहते हैं।
कहता है कि सो द यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन इज रिकॉग्नाइजेबल बट नॉट द डिसाइडर, यानी इससे जाहिर होता है कि ट्यूरिंग मशीन जो है वो रिकॉग्नाइजर है, डिसाइडर नहीं है। तो ATM M, W, M इज ट्यूरिंग मशीन एंड W इज एक्सेप्ट। और एग्जांपल जो है वो बुक में यूनिवर्सल, मतलब एग्जांपल यही दी हुई है कि स्टेप्स दिए हुए हैं इसके। यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन सिमुलेट द कोड अनदर ट्यूरिंग मशीन, यूनिवर्सल मशीन के पास ये पावर होती है कि वो अनदर ट्यूरिंग मशीन के कोड को सिमुलेट कर देती है। अच्छा जनाब, यहाँ तक तो एक बात हमने डिस्कस कर ली कि ट्यूरिंग मशीन से ट्यूरिंग मशीन को सिमुलेट करना यूनिवर्सल है और वो रिकग्नाइजेबल है। अब इस रिकग्नाइजेबल की एक दूसरी डायरेक्शन प्रूफ करनी है हमें, जो मैं अभी आपसे कह रहा हूँ कि इसका मतलब है कि लैंग्वेजेस ज़्यादा हैं, ट्यूरिंग मशीन कम है, और लैंग्वेजेस जो है वो अनकाउंटेबल हैं, ट्यूरिंग मशीन काउंटेबल है। इस बात को प्रूफ करना है तो इसके लिए डायगोनलाइजेशन मेथड इस्तेमाल होते हैं। कि डायगोनलाइजेशन मेथड का मतलब है कि डायगोनल की थ्योरम के बेसिस पे आप काउंटेबल और नॉन काउंटेबल जो है प्रूव करते हैं। तो कहते हैं प्रूफ ऑफ द अनडिसाइडेबिलिटी ऑफ ATM यूजेस अ टेक्निक कॉल्ड डायगोनलाइजेशन, ठीक है, और डिस्कवर्ड बाय द मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटोर इन 1873। He was concerned with the problem measure the size of infinite set, और उसका कंसर्न था कि इनफाइनाइट सेट्स जो है वो क्या होते हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे अभी थोड़ी देर के लिए ब्रेक कर रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा प्रोजेक्ट डिस्कस करना है, फिर मैं उसके बाद यहाँ पर दोबारा आता हूँ। काउंटेबल और अनकाउंटेबल फाइनाइट सेट्स क्या होते हैं पहले ये पढ़ेंगे, उसके बाद फिर अपने प्रूफ की तरफ जाएंगे जो प्रूफ करना है। ठीक है, एक मिनट दे दे, मेरा प्रोजेक्ट लिस्ट मैंने वैसे अपलोड कर दी है, आपने शायद देख भी ली हो, और मार्किंग वगैरह मैं समझा देता हूँ ताकि आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। अच्छा स्टूडेंट, देखें हमारे पास जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बेसिकली रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट हैं, और आपने उन्हीं रिसर्च में से अपनी स्लाइड्स और रिजल्ट्स को निकालना है। और अगर कोई उन पेपर्स को पढ़ने के बाद जो आपने सेलेक्ट किए होंगे कोई नया पेपर थोड़े से चेंजेस के साथ लिख देता है तो विल गेट द 100% मार्क्स ना इन प्रोजेक्ट। तो मतलब आप इस बात के लिए रेडी हो जाते हैं कि आपने पढ़ा और आपको कोई चीज़ समझ आई और थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट, 1% भी इम्प्रूवमेंट करने के काबिल हो गए आप, वो इम्प्रूवमेंट से आपने एक पेपर लिख दिया जो कि इस काबिल हो गया, क्योंकि ये इतना मेच्योर फील्ड है कि इसका पेपर छपना थोड़ी सी चेंजेस पर आसान हो जाता है। तो आपने कहा कि ये थोड़ी सी चेंजेस की मैंने और उसको लेकिन वो थोड़ी चेंज करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो वो आपने पेपर पब्लिश के लिए जो है तैयार कर लिया, फिर उसके बाद उसको पब्लिश के लिए भेजना शुरू कर दिया, तो वो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आप 20 मार्क्स जो है वो पूरे गेन कर सकेंगे। लेकिन अगर आप प्रेजेंटेशन देते हैं और प्रेजेंटेशन देने में कैसा समझा पाते हैं तो ये उस बेसिस के ऊपर, प्रेजेंटेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने कितनी अंडरस्टैंडिंग गेट की। टोटली उस वक्त जो आप प्रेजेंट कर रहे होंगे उस वक्त आप जो मार्क्स गेन करेंगे अपनी समझाने की नौयत के ऊपर, तो वो क्योंकि आपने पेपर पढ़ के पूरा उसकी चीज़ें समझानी है, तो ये वो टॉपिक हेडिंग्स हैं जो आप अपनी स्लाइड्स में यूज़ करेंगे। इसमें से पहला है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, कि आप अपने पेपर जो भी सिलेक्ट करेंगे उसमें से प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट करेंगे और एक हेडिंग लगाएंगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट और क्लियरली डिफाइन करेंगे कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है। फिर उसके बाद लिटरेचर रिव्यू। देखिए लिटरेचर रिव्यू उस टॉपिक के लिए बहुत सारे हो सकते हैं, आपने सिर्फ वही डिस्कस करनी है जो उस पेपर के अंदर डिस्कस की गई, विच अवेलेबल इनसाइड द पेपर। जो उस पेपर के अंदर लिटरेचर रिव्यू डिस्कस किया गया आपने सिर्फ वही पेपर डिस्कस करने हैं। उसके बाद प्रपोज मॉडल जो इस पेपर में डिसाइड किया गया होगा वो आप डिस्क्राइब करेंगे, समझाएंगे, बताएंगे। एंड देन रिजल्ट्स एंड डिस्कशन जो उस पेपर में डिस्कस किया गया होगा, और फिर कंक्लूजन। तो ये सारा का सारा हेडिंग जो है वो आप पेपर से एक्सट्रैक्ट करेंगे और एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप स्लाइड्स बना लेंगे। अगर कोई इस दौरान में ये सब चीज़ें पढ़ने के साथ साथ हो सकता है कि उसको कोई नया आइडिया आ जाए तो आप उसके लिए पेपर भी लिख सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितनी सलाहियत है। हम फोर्स नहीं करते कि आप पेपर लिखेंगे, शॉर्ट टाइम है और कोविड का सिलसिला है, टीचर से इंट्रैक्शन नहीं है, तो इस वजह से फोर्स नहीं करते। लेकिन अगर ये इंट्रैक्शन बेस होता तो मैं आपको फोर्स करता कि आप लाजमी एक टूटा फूटा पेपर ज़रूर लिखें ताकि आपकी एक्सपर्टीज़ जो है जो रिक्वायर्ड है वो आप कर सकें।
अब सवाल ये है कि हम कैसे पढ़ेंगे, कौन से पेपर सेलेक्ट करें। मैंने कुछ पेपर डाउनलोड किए हैं और आप भी कर सकते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा कैसे। और वो मैंने गूगल ड्राइव ये जो यहाँ पर यहाँ रख दी है, तो यहाँ से आप पेपर्स को डाउनलोड करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसके एब्स्ट्रैक्ट के बेसिस पे आप अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं कि आप इस पेपर की तरफ जाना चाहते हैं या नहीं करना। दूसरा, ये स्पेंजर का एक कॉन्फ्रेंस है जो कि होता ही ऑटोमेटा के ऊपर है, तो आप वहाँ से भी पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि कुछ लोग तो एक्सपर्ट हैं पेपर डाउनलोड करने में, और कुछ जो हैं वो एक्सपर्ट नहीं है। तो लिहाजा जिनको अगर कोई दुश्वारी है कि पेपर कैसे डाउनलोड किया जाए, तो मैं आपको समझा भी सकता हूँ, वीडियो भी अपलोड कर सकता हूँ, वट एवर यू वांट, मैं बेसिकली उसको शो कर सकता हूँ। तो बेसिकली अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप दोनों में से कहीं, अच्छा खुद भी आप सर्च करके कोई पेपर जो है वो बता सकते हैं कि ये पेपर जो है मैं करना चाहता हूँ, तो आप मुझे पहले से बता दीजिए ताकि मैं उसको देख लूँ और उस पेपर को आपको अलाउ करूँ या नहीं करूँ। तो ये प्रोसीजर जो है फॉलो किया जाएगा। अब इसमें दो ऑप्शन है, कोड बेस इस वक्त हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि इसमें कोड बेस एमएस में बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा किसी भी चीज़ को सिमुलेट करना। और बाकी अगर आप पेपर देखना चाहें तो आप लिंक को ऑन करके अभी ही देख सकते हैं कि इस लिंक को आप हिट करें, क्योंकि ये मैंने LMS पे अपलोड कर दिया है, और वहाँ पे जाके देखिए। अगर आपको कोई बात पूछनी है तो पूछ लीजिए। अभी जुनेद ने हैंड रेस किया, आप पूछ लीजिए जुनेद, क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। सर मेरी आवाज़ आ रही है आपको सर? जी जी, आ रही। तो सर मुझे ये पूछना था कि जैसे अभी आपने बताया कि अगर हम रिसर्च के उस पे जाना चाहें तो हमें एक पेपर जो है वो एज अ बेस पेपर यानी कि ओपिनियन पेपर हम उसको फॉलो करते हुए और उसको रीड करते हुए हम उस पे एक अगर कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहें तो हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। सर मेरा इसमें एक सवाल ये था कि अगर हम उस पेपर को सेलेक्ट करने के बाद अगर हमें नीड हो कुछ एक दो मजीद पेपर्स को देखने की और पढ़ने की, तो क्या हम उससे भी आइडिया ले सकते हैं फॉर एनी इम्प्रूवमेंट? देखें जुनेद, असल में तो जब आप किसी पेपर को लिखने जाते हैं तो एक ही पेपर को पढ़ के उसके ग्रे एरिया को हिट करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो आपने जी। उसके साथ साथ उसकी लिटरेचर रिव्यू भी करना होता है कि जो मैं सोच रहा हूँ इसके बारे में किसी और ने कहीं पे कोई चीज़ बयान तो नहीं की, और की है तो किसी दूसरे डायरेक्शन में तो नहीं की। तो ये तो हम्म। कंपल्जन है क्या, यानी एसेंशियल है कि आपको दूसरे पेपर पढ़ने ही पड़ेंगे। जी सर, क्योंकि उसमें डिफरेंट फ्रेमवर्क्स के ऊपर बात की गई होगी जी और जी बिल्कुल। हमें उसमें एक आइडिया भी मिल जाएगा कि अगर मैं 8-10 पेपर अगर पढ़ता हूँ और उस पेपर को बेस बना के मैं आगे उसमें मजीद थोड़ा सा डीप डाउन करना चाहूँ तो वो मुझे हेल्प आउट कर सके। नॉट इन द जी, सेंस कि मैं उसमें से सब कुछ उठा के अपने रिसर्च में इंक्लूड कर दूं, बट जस्ट टू गेट एन आइडिया कि सर मैं उसमें क्या आगे ऐसी चीज कर सकता हूँ जो इन्हेंसमेंट। शायद इनहेंसमेंट कर सकता हूँ या मैं कोई इम्प्रूवमेंट दे सकता हूँ, दोनों सेंस के अंदर। देखें, इसमें बहुत सारे आइडियाज़ में इन्हेंसमेंट की जा सकती है। सम टाइम ऐसा होता है कि आपको एक आइडिया आता है और आप पेपर को सिमुलेट करना शुरू करते हैं। आप कहते हैं मैं फ़लाँ मेथड लगा के या फ़लाँ चेंजेस करके इम्प्रूवमेंट शो कर सकता हूँ। आप जब इसको एम्पेरिकली करने जाते हैं या मैथमेटिकली करने जाते हैं तो आप इन्हेंस नहीं कर पाते, किसी तरह जगह स्टक हो जाते हैं मिसाल के तौर पे। तो फिर आप ये देखते हैं कि ठीक है मैं स्टक तो हुआ हूँ, उससे बीट तो उसको उसको कम्पीट तो नहीं कर पा रहा, लेकिन मेरा मेथड या एल्गो या मेरी तरीक़ेकार या मेरा मॉडल जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से, यानी टाइम या स्पेस के हिसाब से उससे बेहतर है। तो मैं फिर उस सही। एक्सपेरिमेंट को छोड़ के इस तरफ टारगेट करके कहता हूँ कि मेरा एल्गोरिथम जो है वो ठीक है, हम उसको इस एक्यूरेसी या फला चीज़ में तो कम्पीट नहीं कर सके, लेकिन एफिशिएंसी में हम ज़्यादा बेहतर हैं, और फ्यूचर डायरेक्शन में देते हैं कि हम इस एफिशिएंसी पे रहते हुए फिर हम इसको कम्पीट भी करने की कोशिश करेंगे। तो असल आर्ट है ठीक। लिखने का, कि आप ऐसा ना हो कि दिल बर्दाश्त ना हो तो छोड़ दें। लिखने में तो हम्म। आप पेपर पढ़ें, उसके बाद थोड़ी चेंजेस वेंजेस करके अपना आइडिया इंक्लूड करके कई पेपर बना सकते हैं आप। लेकिन असल आर्ट है लिखने का कि आप अपने काम को कैसे प्रेजेंट करते हैं। एक है कि यार मेरा तो रिजल्ट ही अच्छा नहीं आया, मैं तो लिख ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। आप अपने गलत काम को भी ऐसे अच्छे अंदाज में लिख सकते हैं कि वो पेपर छपने के काबिल हो जाए। बस आर्ट आर्ट है कि ठीक आप है, कैसे ठीक है। लिखें। सर इसमें फॉर्मेट हम क्या रखना चाहेंगे, मतलब आप एक्सेप्टेबल फॉर्मेट क्या होगा, मतलब IEEE का ही होगा या जी मतलब? जी जी, IEEE में आप अगर लिटक्स पे काम करना आता है तो बहुत ही अच्छी बात है। IEEE के ठीक है। लिटक्स के मॉडल को आप, वो भी कॉन्फ्रेंस वाले, जर्नल को नहीं कीजिए, कॉन्फ्रेंस के मॉडल को आप जी जी। प्रेफर करके
और उसमें भी सही। हेडिंग्स ऑलमोस्ट बस। यही होती हैं, थोड़ा बहुत चेंज आ जाता है, इंट्रोडक्शन आ जाता है उसके सही। अंदर। कुछ लोग इंट्रोडक्शन के अंदर सही। लिटरेचर रिव्यू दे देते हैं, कुछ लोग बाहर लिटरेचर रिव्यू दे देते हैं। फिर उसके अंदर सही। जो मेथड्स यूज होते हैं पहले उसको डिफाइन कर देते हैं अलग से, जैसे ट्यूरिंग मशीन डिफाइन कर दिया, फला चीज़ डिफाइन कर दी, उसके बाद फिर प्रपोज मॉडल में उन सबको गैदर करके डिफाइन कर दिया जाता है कि भाई ये प्रपोज मॉडल है, फिर उसकी मैथमेटिक्स वहाँ डिफाइन कर देते हैं। सही। तो 5 तो सर पेज इसमें रिव्यू मैक्सिमम। पेपर हाँ बोले। मैक्सिमम 5 पेजेस। सर इसमें रिव्यू पेपर्स तो हम मतलब डाउनलोड नहीं करें ना, इसमें तो हम आर्टिकल जो हो बेसिकली वही जी लेटेक्स का, जी जैसे आपने कहा कि हम अगर इसमें IEEE का ही ले लें तो वो ज्यादा बेटर है हमारे लिए, क्योंकि हम उसी को बिल्कुल ऐसे फॉलो ही। करेंगे तो सर उसी का पेपर हो तो ज्यादा बेटर। आप अभी गूगल ड्राइव में जाएंगे ना, इसमें आपको बड़े इंटरेस्टिंग पेपर नजर आएंगे जिसमें ट्यूरिंग मशीन विद न्यूरो के साथ जो है वो है काम, तो आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। सही। और लेटेस्ट पेपर है 2018, सही। 19, 20 के ना। और इस तरह से आप खुद भी डाउनलोड कर ठीक सकते है हैं, सर। जरूरी नहीं कि मेरे आइडिया पे जाएं। आप समझते हैं कि मैं कोई जी जी। पेपर आपको मिल गया है तो आप उसको फॉलो करिए, आपके पास पहले से कोई आइडिया, आप उसको फॉलो कर लें और उसके ऊपर चले जाएं। तो ठीक है इन सर, लोगों का इसमें फिर बहुत। हम लोग साइटेशन के लिए मेंडले भी यूज कर लेंगे ताकि वो फिर जी अच्छा हो जी जाए बिल्कुल, जी मजीद। जी। अगर लेटेक्स यूज़ कर रहे हैं तो बिबटेक्स खुद उसमें अंदर एग्जिस्ट करती है, लेकिन अगर आप वर्ड पे बिबटेक्स लिख रहे जी हैं जी। और अगर वर्ड पे लिख रहे हैं तो फिर आपको अलग से सॉफ्टवेयर यूज़ करके उसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन डन है लेटेक्स सर, पे लिखेंगे डन है, तो बहुत अच्छा हो शुक्रिया जाएगा। सर, थैंक। और कोई किसी को भाई कोई ठीक सवाल है है? सर, लेटेक्स पे करें। सबको समझ में आ यस गया सर। यहाँ पे? सर अगर आपके पेपर्स में से चूज करते हैं और इत्तेफाक से दो लोगों का जो है सेम हो जाता है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो है ना, मतलब किसी एक को, जो ग्रुप को जो है चेंज करना पड़ेगा ना अपना टॉपिक, तो वो आप इन्फॉर्म कर देंगे हमें? नहीं नहीं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है इस तरह से, आप कर लें, 2 लोग भी कर लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी दो ग्रुप भी सेम पेपर को प्रेजेंट कर सकते हैं, तो जी उसमें जी नया फिर। परसेप्शन भी आ सकता है। जी सर, जी जी, बिल्कुल सही है। मुझे इस जज़ाकल्लाह पे खैर। एतराज़ नहीं है कोई, क्योंकि आपने तो खुद डिफाइन करना है, बयान करना है, प्रेजेंट करना है। आप कितना अच्छा समझ सके उस पर नंबर मिलेगा। पेपर लिख रहे हैं तो वो आपको और अच्छी हो जाएगा आपकी तरफ आपके लिए। तो मैं फोर्स नहीं जज़ाकल्लाह कर खैर। रहा किसी को पेपर की, क्योंकि हर आदमी की अपनी एक मसरूफियत है। तो प्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं, और अगर पेपर लिख लें तो उसकी एक बोनस मार्क है, ज़ाहिर है उसने एक अच्छा काम किया, थोड़ा आगे की तरफ चले गए, जो हमारे MS की रिक्वायरमेंट भी है। तो उस पर फिर आपके लिए थोड़े से बोनस मार्क्स देके उसको सेव कर लिया जाता है। ठीक है, और कोई सवाल है इसमें? ठीक है चलें, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, वेरी गुड इनाम भाई। अच्छा जनाब, स्क्रीन शेयर करते हैं। सर, इसमें एक चीज थी, अगर बोलिए। सर अगर आपका थोड़ा सा हमें आगे चल के थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा सर कुछ चीजें रिव्यू करवाने के लिए, तो फिर हाँ हम मैं कर आपसे दूंगा। एक्स्ट्रा। ठीक है सर। मैं 30 के बाद वैसे भी फ्री अच्छा खासा हो जाऊंगा, तो 30 तारीख के बाद तो आपको काफ़ी काम कर सकता हूँ मैं। ठीक है ठीक सर, है, डन है। अच्छा जनाब, आइए अब हम एक दो टॉपिक आज का पढ़ के फिर उसको वाइंड अप करते हैं। हमने काफ़ी काम कर लिया, 46 स्लाइड्स तक हम पहुंच गए हैं। सिर्फ काउंटेबल और नॉन काउंटेबल, यानी काउंटेबल इनफाइनाइट और इनफाइनाइट काउंटेबल और इनफाइनाइट नॉन काउंटेबल को जो है वो हम डिस्कस करके फिर वाइंड अप कर लेते हैं इसको, फिर बाकी प्रूफ नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देखिए, काउंटेबल और अनकाउंटेबल का वर्ड यहाँ यूज़ हो रहा है, और ये सेट थ्योरी के बेसिस के ऊपर जॉर्ज ने ही डिफाइन किया था, डायगोनलाइजेशन प्रॉब्लम को सामने रखते हुए। तो कहते हैं टू, अब ये मैं एक जनरल मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ, अभी हम अपने क्या नाम ऑटोमेटा से हट गए, जनरल मैथमेटिक्स। अगर आप मैथमेटिक्स में नंबर्स थ्योरी पढ़ेंगे तो वहाँ ये पढ़ाई जाती है। तो कहते हैं टू सेट्स हैव द सेम साइज इफ देयर एग्जिस्ट अ करस्पॉन्डेंस बिटवीन देम। दो सेट्स जो है वो एक साइज, सेम साइज के कहलाते हैं अगर वो एक दूसरे के दरमियान करस्पॉन्डेंस रखते हो। तो करस्पॉन्डेंस का मतलब ये है कि अगर इंटीजर नंबर की बात करें तो हर इंटीजर नंबर किसी दूसरे इंटीजर नंबर के साथ करस्पॉन्डेंस रखता है। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ 1 2 3, ठीक, 4 एंड सो ऑन। तो मैं लिख सकता हूँ इसकी करस्पॉन्डेंस में कि 1, ठीक है, यानी 2 4 6 8 एंड सो ऑन, यूँ लिख सकता हूँ। तो ये एक नंबर सिस्टम है, दूसरा भी इंटीजर फॉर्म में है, इसके साथ दरमियान करस्पॉन्डेंस एग्जिस्ट करती है, और वो 2n की करस्पॉन्डेंस है कि अगर n है तो 2n आप यहाँ लिख देंगे। तो इसने डेफिनेशन क्या की थ्योरम ने, कहता है टू सेट्स हैव सेम साइज। अगर दो सेट्स सेम साइज के होंगे, आप क्योंकि इनफाइनाइट सेट्स हैं,
अगर काउंटेबल है तो फिर तो मसला ही नहीं, फाइनाइट सेट तो होते ही काउंटेबल है। हम तो इनफाइनाइट काउंटेबल की बात कर रहे हैं। वर्ड क्या है? इनफाइनाइट काउंटेबल, इनफाइनाइट अनकाउंटेबल। यानी अगर अगर सेट के अंदर मेंबर 1 to 5 हैं, 1 2 3 5 9, अगर इतने ही मेंबर हैं तो फिर तो इसकी कार्डिनलिटी तो मसला ही नहीं है ना। हम कह देंगे इसमें 6 एलिमेंट है, फिर तो कोई मसला ही नहीं है, 6 एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर हम इसको यूं छोड़ देते हैं 1 2 3 एंड 4 एंड सो ऑन, डॉट डॉट लगा के, तो इसका मतलब ये एक इनफाइनाइट सेट की तरफ जा रहा है। अब ये अनकाउंटेबल है या काउंटेबल है, इनफाइनाइट काउंटेबल है या इनफाइनाइट अनकाउंटेबल है, ये बात प्रूफ करने के लिए वो कहता है करस्पॉन्डेंस का सहारा लेता है कि दो सेट जो हैं वो सेम साइज के हैं, अगर उनके दरमियान करस्पॉन्डेंस एग्जिस्ट करती है तो वो काउंटेबल सेट कहलाते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने वर्डिंग दी हुई है, हम क्योंकि पूरी मैथ्स तो नहीं एक्सट्रैक्ट कर करके पढ़ रहे हैं थोड़ा थोड़ा पार्ट, तो वो यहाँ पे हम देखो बता रहा हूँ आपको कि टू सेट्स हैव द सेम साइज इफ देयर एग्जिस्ट अ करस्पॉन्डेंस बिटवीन देम, अ सेट इज काउंटेबल इफ इट हैज अ फाइनाइट साइज। एक सेट जो होता है वो काउंटेबल होता है। अब गौर से देखिए, इसी की बेसिस, पहली वाली डेफिनेशन की बेसिस पे नेक्स्ट लाइन पढ़ रहा है। अ सेट इज काउंटेबल, एक सेट जो है वो काउंटेबल है इफ इट हैज अ फाइनाइट साइज, अगर उसका साइज जो है वो फाइनाइट। ये तो कोई बात ही नहीं, अभी हमने देख लिया कि उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं और फाइनाइट है तो फिर वो काउंटेबल है। लेकिन अगर वो इनफाइनाइट है और देयर इज अ करस्पॉन्डिंग विथ एन, और अगर उसकी करस्पॉन्डेंस किसके साथ है? एक नेचुरल नंबर के साथ एग्जिस्ट करती हो तो, यानी अगर वो पॉजिटिव इंटीजर यानी एग्जिस्ट करता है और उसकी कोई करस्पॉन्डेंस नेचुरल नंबर के साथ आ जाए तो हम कहते हैं वो काउंटेबल। दोबारा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके पास एक नंबर है, मिसाल के तौर पे 1 3, मैं इसे समझा रहा हूँ, 3 5 एंड सो ऑन, एक ऑड नंबर का सेट है। आप कहेंगे कि ये तो एक इनफाइनाइट सेट है क्योंकि डॉट डॉट लगा के छोड़ दिया। क्या ये काउंटेबल इनफाइनाइट है या अनकाउंटेबल इनफाइनाइट है? अगर ये काउंटेबल इनफाइनाइट होगा तो इस सेट की करस्पॉन्डेंस, इस सेट की करस्पॉन्डेंस नेचुरल नंबर के साथ होनी चाहिए। अगर इसकी करस्पॉन्डेंस नेचुरल नंबर के साथ होगी तो ये इनफाइनाइट काउंटेबल होगा। लेकिन अगर इसकी करस्पॉन्डेंस नेचुरल नंबर के साथ नहीं होगी तो ये इनफाइनाइट अनकाउंटेबल होगा। ये बात जहन में रखिएगा। तो ये एक थ्योरम है, हम प्रूफ करने तो नहीं जा रहे, समझने जा रहे हैं खाली। मैथ्स में होता तो प्रूफ करते, रियल नंबर जब थ्योरी पढ़ते हैं तो ये बात पढ़ाई जाती है। तो ये बात मेरे ख्याल आपको क्लियर हो गई होगी कि काउंटेबल का वर्ड यूज होगा अगर वो फाइनाइट है या करस्पॉन्डेंस। अच्छा, करस्पॉन्डेंस किसे कहते हैं ये भी ज़रा देख लें। वर्ड करस्पॉन्डेंस कहलाता है, आपने सेट थ्योरी में जब आपको डिस्क्रीट मैथ पढ़ाई गई थी तो वहाँ पर 3 तरह के रिलेशनशिप पढ़ाई गई थी कि एक रिलेशनशिप जो फंक्शन का था सेट थ्योरी के हवाले से वो था 1 to 1। आपको याद होगा वो फंक्शन था 1 to 1, मैं ऐसी एहतियातन ऐसे लिख दिया मैंने। एक करस्पॉन्डेंस था आपके पास, करस्पॉन्डेंस से मुराद है एक रिलेशन था सेट थ्योरी के अंदर ऑन टू का, यानी आप कहते थे कि ये रिलेशन जो है वो ऑन टू का रिलेशन है। और तीसरा जो है वो बाइजेक्शन कहलाता है। यानी बाइजेक्शन का मतलब है कि आपके पास एक सेट है और आप दूसरे सेट को इसके साथ ज्वाइन कर रहे हैं। ये सब ज्वाइनिंग के पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस तरह के पैरामीटर्स यूज़ किए हैं, तो ये कहलाता है बाइजेक्शन। बाइजेक्शन जो है एक्चुअल में ये 1 to 1 है, ये ऑन टू है, ये बाइजेक्शन है। बाइजेक्शन के पास ये प्रॉपर्टी होती है कि ये ऑन टू भी होता है और 1 to 1 भी होता है। तो फिर 1 to 1 क्या होता है? आपको याद होगा 1 to 1 में हमने कहा था कि एक एलिमेंट जो है, जहाँ पर कोई भी एलिमेंट होगा वो दूसरे सेट के किसी एक एलिमेंट के साथ जो है वो मैप हो सकता है। यानी यहाँ पे ये मैप हो गया, उसके बाद ये बी जो है वो, सॉरी सी जो है वो किसी एक से मैप हो गया, ठीक है। लेकिन हो सकता है, गौर सुनिएगा, अच्छा यहाँ के तो सारे एलिमेंट मैप होने ज़रूरी हैं वरना फंक्शन ही नहीं होगा। यहाँ पे हो सकता है कि ये जी से मैप हो गया, हो सकता है कि यहाँ पे के जे पी इस तरह के कुछ एलिमेंट हो जो बाकी बच जाएं, जो कि आपके सेट के किसी एलिमेंट से मैप ना हो सके, प्रॉबेबली किसी कुछ एलिमेंट बच जाए यहाँ पे, तो इसको कहते हैं 1 to 1। मैप तो एक से ही होगा, सिंगल बाय सिंगल होगा, लेकिन जिससे मैप हो रहा है वहाँ पे कुछ एलिमेंट बाकी रह जाए मैप होने से, ये पॉसिबल है 1 to 1 में। ऑन टू क्या कहता है? ऑन टू कहता है कि भाई अगर आपके पास यहाँ पे जैसे बी सी जे के है और यहाँ पे आपके पास 1 2 3 4 5 6 है,
मिसाल के तौर पे। तो ऑन टू ये कहता है, अच्छा लेफ्ट साइड के तो सारे एलिमेंट मैप होने ही होने, अगर लेफ्ट में कोई एलिमेंट मैप नहीं हुआ तो समझो ये फंक्शन ही नहीं है। तो कहता है कि यहाँ ये मैप होगा, लेकिन पॉसिबल है कि एक दो एलिमेंट सेम जगह पे जाके मैप हो जाएं, ये ऑन टू में पॉसिबल है, ये वन टू में नहीं था। और यहाँ पर ये इससे मैप हो जाएगा, ये इससे मैप हो जाएगा, ये इससे मैप हो जाएगा, इससे। ऑन टू में क्या चीज़ पॉसिबल नहीं है, एक चीज़ जो कि वन टू वन में पॉसिबल नहीं थी वो यहाँ अलाउ कर दी गई, क्या आप दो एलिमेंट को सेम एलिमेंट से मैप कर सकते हैं। और जो वन टू वन में अलाउ थी वो यहाँ अलाउ नहीं है कि आप इमेज के अंदर भी कोई एलिमेंट मैपिंग से छोड़ नहीं सकते, सारे एलिमेंट मैप होने ज़रूरी हैं। ठीक है, कहाँ पे, राइट साइड पे भी, यहाँ पे कुछ एलिमेंट आप छोड़ सकते थे अगर मैप नहीं हो रहे। बाइजेक्शन कहते हैं जो इन दोनों की प्रॉपर्टी को कंबाइन करके इसमें इंसर्ट कर दी जाए उसको बाइजेक्शन कहते हैं। यानी क्या मतलब कि अब आप कहेंगे कि वन टू वन और ऑन टू की दोनों की प्रॉपर्टी कंबाइनली यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाए। इसका मतलब है आप एक से एक को मैप करेंगे, और सॉरी ये गलत हो गया, एक से एक को मैप करेंगे और किसी एलिमेंट को कहीं भी छोड़ नहीं सकते। तो दिस इज कॉल्ड बेसिकली बाइजेक्शन, और दिस इज कॉल्ड करस्पॉन्डेंस। ये कहलाती है करस्पॉन्डेंस जो बाइजेक्शन होती है। Correspondence has basically both property onto and one-to-one. So that this correspondence means bijection, and bijection means onto and one-to-one. One-to-one mapping. One-to-one mapping, that's why we are saying both of them are the same size. Whenever you will prove these two are the correspondence, then both of them should be the same size. तो ये basically सेम साइज इसलिए कहते हैं। और काउंटेबल के लिए फिर इसकी मॉडिफाइड शक्ल बयान कर दी गई कि फाइनाइट हो या करस्पॉन्डेंस हो तो नेचुरल नंबर से हो, करस्पॉन्डेंस हो तो नेचुरल नंबर से हो। तो ये डेफिनेशन इन्होंने यहाँ पे दे दी। अच्छा यहाँ पे ये लिखा हुआ भी है इत्तेफाक से कि इंजेक्शन जो इंजेक्टिव कहलाता है ये वन टू वन, सब्जेक्टिव कहलाता है ऑन टू, और बाइजेक्टिव कहलाता है करस्पॉन्डेंस। तो दीज थ्री आर बेसिकली थ्री। उसने कहा कि अ सेट काउंटेबल इफ, एक सेट काउंटेबल होगा अगर इफ फाइनाइट हो, और दोबारा डेफिनेशन दे रहा है काउंटेबल की, इफ फाइनाइट बट कैन बी लिस्टेड लाइक एन, और एन के साथ करस्पॉन्डेंस रखता हो। मोर फॉर्मली काउंटेबल इफ देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्शन ऑफ एन, अगर उस सेट का एन के साथ बाइजेक्शन एग्जिस्ट करता हो। बस ये एग्जांपल देके मैं इसको ब्रेक करता हूँ। मिसाल के तौर पे काउंटेबल, और काउंटेबल में वो कहता है कि आपके पास एक सेट है E2468, क्या ये काउंटेबल है, यानी इनफाइनाइट काउंटेबल है या नहीं है। तो आप कहेंगे अगर ये इनफाइनाइट काउंटेबल है तो इसका रिलेशन जो है वो मैप होना चाहिए नेचुरल नंबर से। आपने कहा मैप करके देखते हैं, एन एक नेचुरल नंबर है, तो आपने कहा 1 2 3 4 और ये है 2 4 6, तो ये हो गया 1 को 2 से मैप कर दिया आपने, 2 को 4 से मैप कर दिया, 3 को 6 से मैप कर दिया। मैपिंग क्राइटेरिया क्या है, द करस्पॉन्डेंस ऑफ द मैपिंग इज सिंपली fn is equal to 2n according to Cantor's definition, Cantor definition of the size n and e have the same size। उसकी डेफिनेशन के मुताबिक क्योंकि मैप हो गया तो n और e सेम साइज रखता है, and e is countably infinite also a subset of n। और e जो है, e यानी ये जो है वो इनफाइनाइटली काउंटेबल है। तो इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। इसकी ज़रूरत अभी मैं थोड़ी देर में पढ़ने वाली है, यानी हम अभी इसको थोड़ी देर में डिफाइन करेंगे अपने, यानी जो एक्स्ट्रा पढ़ाया जा रहा है ये हमारे प्रूफ में काम आएगा। कौन से प्रूफ में काम आएगा, जो प्रूफ अभी हम थोड़ी देर में करने जा रहे हैं, क्या नाम है, अपनी लैंग्वेज के लिए, डिसाइडेबल और रिकग्नाइजेबल लैंग्वेज के लिए। ठीक है, यहाँ तक रखते हैं आज के लिए, काउंटेबल तक। उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। अटेंडेंस में लगा देता हूँ, वेट कर लो। असल में होता क्या है कि जो ऑनलाइन क्लास होती है ना उसमें ज़रूरत से ज़्यादा मटेरियल कवर होना शुरू हो जाता है। इसकी वजह ये है कि ऑनलाइन क्लासों में स्टूडेंट के सवालात कम होते हैं और सिर्फ टीचर ही बोल रहा होता है, ना रुकना ना कुछ करना। अच्छा जनाब, आज है डेट 20 मार्च।
20 की अटेंडेंस तो पहले से लगी हुई है, ये कहाँ से लगी हुई है? गलती से 20 की अटेंडेंस लगा दी मैंने। 20 मार्च की अटेंडेंस कहाँ से लग गई? अच्छा लगा, सही कर दूंगा। आपको ये स्क्रीन शेयर हो रही? नो सर। नहीं हो रही। अच्छा भाई, अटेंडेंस लगवा लीजिए अपनी। नंबर 1 वकार अहमद खान आए हुए। वकार खान सर अवेलेबल है। इदनान शौकत आए हुए हैं, बिलाल भी आए हुए हैं। उमर अहमद, उमर नहीं है सर। उमर अहमद नहीं है। यूनुस बशीर यस सर। यस सर हैं। हैं। आदर भी आए हुए हैं। जी सर हैं। यूनुस बशीर, यस सर, आदर भी आए हुए हैं। मोहम्मद आकिब ऐवान सर हैं, मौजूद हैं। जनीद भी मौजूद है। उमर जी बिन सर। अकबर, नो सर। फिर मोहम्मद बिलावल रहीम, सर मौजूद हैं। इनामुल हक मौजूद हैं। अनीला मौजूद हैं। मौजूद हैं। इरम उजाला मौजूद हैं। शमीम अनीसा, मौजूद हैं सर। काशिफ इकबाल, जी जी काशिफ इकबाल, मौजूद हैं सर। काशिफ भी मौजूद हैं। रजिया कमर नहीं है। अहमद सईद शाकिर, सर मौजूद हैं। तारिक सईद, जी सर प्रेजेंट। तारिक साहब भी हैं। नहीं फिर सर, तारिक नहीं, अहमद सईद ने कहा है। अहमद सईद हैं। तारिक ने विड्रॉ कर लिया है। गाजिया शाहिद, सर ये फर्स्ट सेशन में थी। ठीक है चलो प्रेजेंट है। मोहम्मद जैद, नो सर। जैद नहीं है। अंजुम सुहेल मौजूद है। मौजूद है सर। अंजुम आपकी लगा दी प्रेजेंट। और मोहम्मद नौमान, नौमान शेख हैं सर। ठीक है चलो ठीक है भाई, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। जो क्वेश्चन हो, क्यूरी हो तो पूछ लीजिएगा मुझसे आप, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू।